हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र में चर्चा करने वाले हैं केस स्टडी मेथड, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिक या एकल अध्ययन पद्धति कहते हैं। अनुसंधानों में यह पद्धति बहुत उपयोगी मानी जाती है, जिसको कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को गुणात्मक पद्धति का एक रूप माना जाता है। और इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी एक व्यक्ति, संस्था या समुदाय का पूर्ण और गहन रूप से अध्ययन किया जाता है। यह जो पद्धति है बहुत प्राचीन समय से उपयोग में ली जाती है। यहाँ पर इसका प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने हमारे सामने इसके प्रयोग को रखा, लेकिन व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग करने का जो श्रेय हम देते हैं वो देते हैं चार्ल्स लीपले को, जिन्होंने इस अध्ययन विधि को उपयोग में लिया। और लीपले ने इस विधि को सबसे पहले फ्रांस में विभिन्न परिवारों के आय और व्यय के बजट के अंदर उपयोग अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा जो है वो लिया था। जब हम यह देखते हैं कि समाज वैज्ञानिक इस विधि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो हमारे समक्ष यह आता है कि वे अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों या समाज सुधारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो कि हॉस्पिटल है, मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था है, कोई औद्योगिक जो है वो संस्थान है, परिवार है, राजनीतिक दल हैं, तो इस प्रकार से इनका अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बर्गेस ने तो इस विधि को सोशल माइक्रोस्कोप का नाम दिया है, यानी कि ये एक ऐसी विधि के रूप में काम में ली जाती है जो कि सामाजिक रूप से सूक्ष्मदर्शक यंत्र के रूप में काम में आती है। अब हम यह देखते हैं कि इसकी विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं हमारे सामने रखी हैं। पीवी यंग जो हैं वो हमें बताती हैं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, वो इकाई कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, संस्था हो सकती है, सांस्कृतिक समूह हो सकता है, या फिर कोई समुदाय जो है वो भी हो सकता है। इसके जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति जो है वह व्यक्तिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक जो इकाई जिसको भी हमने चुना है उससे संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, गहन और सूक्ष्म अध्ययन जो है वो किया जाता है। और अध्ययन की जाने वाली यह इकाई जो है कोई भी इकाई हो सकती है। अब जब हम इसकी विशेषताओं की तरफ चलते हैं तो हम समझ पाते हैं कि इसमें अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई को लिया जाता है, और आप ये समझ गए हैं कि ये विशिष्ट इकाई समाज की कोई भी इकाई हो सकती है। वह जो अध्ययन करने वाली इकाई है वह छोटी हो तो भी उसका अध्ययन किया जा सकता है, और बहुत बड़ी हो तो भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी जो विशेषता है वो इसके गहन अध्ययन से जुड़ी हुई है। जो कि हम संपूर्णता में अध्ययन करते हैं तो हम इसका गहन और सूक्ष्म अध्ययन जो है वो करते हैं। जैसा कि गुडे और हार्ट कहते हैं कि यह एक ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को संपूर्णता में देखती है। तो यानी कि संपूर्णता में अध्ययन करने का जो कार्य है वो इसमें आता है। तीसरी जो इसकी विशेषता लेते हैं हम, वो गुणात्मक अध्ययन से संबंधित है, यानी इकाई के बारे में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। किसी भी इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख इसके अंदर तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो उसके जीवन की घटनाओं, प्रेरक तत्वों, आशाओं, आकांक्षाओं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है।
अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो है वो विभिन्न कारकों की देन होती है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा समाज में कोई काम कर रहा है, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारक जो हैं वो उत्तरदायी होंगे। तो हम उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं और संपूर्ण पद्धतियों के योग का अध्ययन जो है वो इसमें किया जाता है। यानी कि सारी पद्धतियों को अनुसंधान की हम यहाँ पर उपयोग में ले लेते हैं, जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, उसके इतिहास की जानकारी, विभिन्न प्रकार के जो हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज, प्रलेख, अध्ययन के उसके काम किए गए या पत्र आदि जो हैं वो हम सारे के सारे इसमें ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एक तो अध्ययन में गहनता आ जाती है और दूसरा जो है एक जो अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, उसकी कुशलता में वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखता है और अपने अध्ययन में उसको शामिल करता है। अब हम ये देखते हैं कि इस व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं कौन कौन सी हैं, जिसके आधार पर हम इस प्रकार के अध्ययनों को कर सकते हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में एक या फिर कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं उनको समग्र पर लागू कर दिया जाता है और विशेष अध्ययनों के आधार पर क्या किया जाता है, सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये सामान्य निष्कर्ष जो हैं ये फिर हमारे अध्ययन में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी आधारभूत मान्यताएं यहाँ पर लागू होती हैं। एक तो मान्यता ये है कि मानव व्यवहार जो है वो उसकी समानता हमें दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि मानव व्यवहार में जो है वो मौलिक एकता पाई जाती है, यानी किस परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा ये तो अलग बात है, लेकिन समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा होता है, क्योंकि उद्विकासवादी भी ये मानते हैं कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। मानसिक समानता के कारण हम यह मान कर चलते हैं, मान लीजिए कोई दुख की घड़ी है तो सभी व्यक्ति जो हैं वो दुखी दिखाई देते हैं, वहाँ पर कोई हंसी या उल्लास का माहौल नहीं होगा। यदि किसी उत्सव का माहौल है तो सभी व्यक्ति हमें जो हैं वो खुश और उत्साही दिखाई देते हैं भाग लेते हुए। तो ये एक समानता की बात यहाँ पर की जाती है। दूसरी जो आधारभूत मान्यता है वो है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक घटनाएं जो हैं वो बहुत जटिल प्रकृति की होती हैं और मानव व्यवहार जो है वो अमूर्त होता है। तो इस प्रकार से इस जटिलता का अध्ययन करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें जो समय तत्व का प्रभाव जो है वो पाया जाता है, क्योंकि समाज में माना जाता है कि आज जो घटित हो रहा है या व्यक्ति के साथ कुछ जो घटित हो रहा है वह उसकी भूतकाल की अनेक घटनाओं के प्रभावों का प्रतिफल है। यहाँ पर अगर किसी समाज में हो रहा है, किसी व्यक्ति में हो रहा है, तो हमें उसके जो भूत में घटित हुई घटनाएं हैं उनको देखने का प्रयास जो है वो करना होता है, उसको जानना होता है। मान लीजिए कि कोई महिला, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो एक महिला है और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे चला रही है, ज़िंदगी जी रही है, लेकिन आप अचानक से उसके जीवन में परिवर्तन देखते हैं कि वह अपने घर परिवार से अलग होना चाहती है और विवाह के बहुत सालों बाद यह घटना घटित होती है। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे जो कारण हैं वो बहुत पुराने हैं, वो अचानक से किसी भी तरह के जो है कारणों को उसके सामने जो है वो नहीं आते हैं। पुरानी बातें, पुराने भूतकाल के जो उसके अनुभव हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं, जो उसे जो वर्तमान समय में किसी प्रकार का कदम उठाने के लिए जो है वो मजबूर करते हैं या प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटना को
कार्य कारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है। यहाँ एक जो मान्यता है वो है कि मानव व्यवहार की परिस्थितियों की हम पुनरावृत्ति को देखने की कोशिश करते हैं कि मानव का जो व्यवहार है वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति जब बार बार घटित होती है तो हम इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि मनुष्य उस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है, और यह हमें इस अध्ययन को करने के लिए एक जो है वो तरीका प्रदान करता है। संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है, जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी इकाई के एक पक्ष का नहीं बल्कि हम उसके सभी पक्षों का संपूर्णता में अध्ययन करने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से ये आधारभूत मान्यताओं के आधार पर एक व्यक्तिक अध्ययन को किया जा सकता है। अब हम यह देखते हैं कि व्यक्तिक अध्ययन के प्रकार कौन कौन से हैं। दो प्रकार इसके हमारे सामने आते हैं। एक तो व्यक्तिक अध्ययन और दूसरा जो है वो समुदाय का व्यक्तिक अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन में हम व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है और उन सभी घटनाओं परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है जो उसके व्यक्तित्व को इस प्रकार का बनाती हैं। यहाँ पर हम उसके परिवार के सदस्यों, मित्रों, उसके द्वारा लिखी गई डायरियों, पत्रों और उसके लेख संस्मरणों का जो है वो उदाहरण लेते हैं। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति के, मान लीजिए आप किसी महान व्यक्तित्व के, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार के किसी व्यक्तित्व का चयन करते हैं तो आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनके लेखों, उनकी डायरियों से प्राप्त कर सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का कैसे बना, उन्होंने किन किन परिस्थितियों से जो है वो सामना किया और किस प्रकार से है समाज के हित के लिए कार्य किए। जब हम समुदाय के व्यक्तिक अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी एक समुदाय को लिया जाता है, किसी संस्था को ले लीजिए या किसी जाति का अध्ययन कर लीजिए, विवाह के उसका अध्ययन कर लीजिए। तो इस प्रकार के अध्ययन में बहुत अधिक बौद्धिक कुशलता, अनुभव और सतर्कता की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर भी सामग्री के संकलन के लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि एक व्यक्ति के अध्ययन के लिए किए जाते हैं, और बहुत सारे जो हैं यहाँ पर हम सेकेंडरी डाटा का उपयोग करते हैं इसको जानने के लिए। तो इस प्रकार व्यक्तिक अध्ययन के इन दो प्रकारों की चर्चा हम करते हैं, या दो प्रकार से ये व्यक्तिक अध्ययन किए जा सकते हैं। अब व्यक्तिक अध्ययन की ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रणाली है, ये किस प्रकार से चलती है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है समस्या का विवरण, यानी कि हमने क्या विषय, क्या समस्या ली है और हमें यह बताना होता है कि हमने यह विषय जो है ये साधारण तौर पर चयन किया है या कोई विशेष है या बिल्कुल असाधारण है, और फिर हम इससे संबंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी जो है वो प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन समस्या का चयन कर लेते हैं तो इकाइयों का चयन करते हैं। इकाइयाँ यहाँ पर एक ही इकाई होती है जो हमने, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समूह हो, संस्था हो, समुदाय हो, लेकिन वो कितनी हमने एक लेनी है या दो लेनी है ये हम डिसाइड कर लेते हैं। विश्लेषण का क्षेत्र कौन सा होगा, किन किन पक्षों को उसमें शामिल किया जाएगा, ये बात हम इसकी प्रक्रिया में लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा इसमें बिंदु आता है वह है घटनाओं का कालक्रम। घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई हैं यह हमें नोट करना होता है, देखना होता है। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा
भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जा सकता है। तीसरा प्रक्रिया का जो चरण है वो है इसके निर्धारक कारक। उन कारकों का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण ये घटना घटित हुई है। इसमें दो प्रकार के कारक हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो प्रमुख कारक और दूसरा इसके सहायक कारक। मान लीजिए अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं जो बहुत मेहनत और योग्यता से अपनी जो है स्थान को प्राप्त कर पाया है समाज में, तो उसके पीछे प्रमुख कारण कौन सा था, उसकी अपनी मेहनत जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर काम आती है। और बाद में जो सहायक कारकों में है वहाँ उसके सहयोग करने वाले कारक आते हैं। मान लीजिए माता पिता, मित्र या समाज के अन्य सदस्यों ने उसके साथ जो सहयोग किया है और वो यहाँ तक पहुँचा है, तो ये बात हम उसके अंदर नोट करते हैं। जो इसका चौथा बिंदु है उसमें आता है विश्लेषण और निष्कर्ष। यह इसका अंतिम चरण माना जाता है। संकलित तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर घटना का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्षों के आधार पर उसको सामान्यीकरण किया जाता है, यानी जनरलाइज्ड बनाया जाता है। विश्लेषण के दौरान ही घटना के कार्य और कारण संबंधों को, कि इस कार्य के होने के पीछे क्या कारण रहा था, उसके बारे में संबंध ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ पर फिर तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण और उनका सारणीयन कर लिया जाता है। साथ ही साथ समस्या का निदान और उपचार भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो निदान और उपचार के पश्चात एक अनुसंधान या अध्ययनकर्ता जो है वो अध्ययन की कमियों के बारे में भी बात कर लेता है कि क्या क्या उससे अगर छूट गया है और इसमें भविष्य की क्या संभावनाएं उसको नज़र आती हैं, वो उनको भी बता देता है। तो इस प्रकार से एक केस स्टडी मेथड या व्यक्तिक अध्ययन के अंदर कार्य किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। धन्यवाद।